केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा था हाउ टू राइट डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है। अब A moles of A plus B moles of B giving us C moles of C plus D moles of D. Now for this reaction, if they are asking what is the rate of disappearance of A, अगर ऐसा पूछा तो क्या हो जाएगा, माइनस DA बाई डी टी, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। माइनस क्यों आता है, बिकॉज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है। वैसे ही अगर तुम लोगों को बोला कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या फिर डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो कैसे आएगा, माइनस डी बी बाई डी टी, ठीक है। बट अगर पूछा रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी, तो कैसे आएगा, करेक्ट, डी सी बाई डी टी, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ डी, तो क्या होगा, हाँ, डी ऑफ डी बाय डी टी। समझ में आ रहा है। ये सारे रेट सेम रहने वाले हैं कि डिफरेंट रहने वाले हैं, डिफरेंट रहने वाले हैं। क्यों डिफरेंट रहते हैं भाई, बिकॉज इनका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है, A:B:C:D। समझ में आ रहा है। तो इनमें भाई मतलब ऐसे रिलेशन नहीं रहता, ठीक है। तो इनमें रिलेशन ढूंढने के लिए हम लोग इनको कंपेयर करते हैं, वो लास्ट टाइम कर लिए थे। एंड फिर बाद में इनको सबको इक्वेट करने के बाद अपने को ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है। एंड रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो क्या करने का, सिर्फ उनके स्टोइकोमेट्री से डिवाइड करने का। तो पहले वाला हो जाएगा माइनस 1/A DA बाई डी टी, विच इज इक्वल टू माइनस 1/B DB बाई डी टी, विच इज इक्वल टू 1/C DC बाई डी टी, एंड विच इज इक्वल टू 1/D DD बाई डी टी। इसमें कोई दिक्कत, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ या फिर डिफरेंशियल रेट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था रेट, तो या फिर रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या बताता है, इफ सम रिएक्टेंट A is giving some product B, rate of reaction depends on reactant और product, रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना भाई, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन फास्ट होगी। समझ में आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A रेज टू सम कोएफिशिएंट x। ये x स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है क्या, नहीं। इस x को हम लोगों ने क्या बोला था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बराबर, ओके। अब ऑर्डर हम लोग प्रैक्टिकली ढूंढ, सॉरी थ्योरेटिकली ढूंढ सकते हैं क्या, नहीं। इट इज ऑलवेज फिगर आउट एक्सपेरिमेंटली। समझ में आ रहा है। तो ये एग्जाम में दी रहेगी। अब ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने और क्या बोला था, ऑर्डर कैन बी अ होल नंबर, इट कैन बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी जीरो, और इट कैन बी नेगेटिव। ये सब हम लोगों ने थोड़े बहुत एग्जाम्पल किए थे, ठीक है। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल कैसे आते हैं, तो देखो भाई, सम रिएक्टेंट A इज रिएक्टिंग विद B टू फॉर्म प्रोडक्ट P, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है। एक तो रेट पहले से दे के रखा है, ठीक है, या फिर उल्टा क्वेश्चन आएगा। उल्टा क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, रेट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। एंड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड, रेट ऑफ रिएक्शन इज क्वाड्रपल्ड। समझ में आ रहा है, ठीक है। चल भाई जल्दी बताओ, A को क्या किया, डबल किया। पहली बात, रेट लॉ कैसे लिखे जाएंगे, तो रेट इज इक्वल टू K A रेज टू X एंड B रेज टू Y। हम लोगों को एग्जाम में ये X और Y ढूंढने रहते हैं, ठीक है। तो A रेज टू X है, मतलब A को क्या किया था, तो 2 रेज टू X, एंड ये कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट मतलब सेम रहा ना बे, तो इनटू 1 किया। समझ में आ रहा है। तो 2 रेज टू व्हाट इज इक्वल टू 1, 0, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A बिकम्स 0, समझा। एंड B के रिस्पेक्ट में क्या था, Y था, तो 2 रेज टू Y, समझा। तो क्वाड्रपल्ड हो गया, मतलब क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो 2 रेज टू व्हाट इज इक्वल टू 4, 2, तो 2 रेज टू 2। समझ में आ रहा है। Y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो A रेज टू 0 एंड B रेज टू 2,
समझ में आया? तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A इज 0, विथ रिस्पेक्ट टू B इज 2, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। एडिशन करने की, समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। जब दोनों चेंज होंगे तब निकाल नहीं सकते, दोनों एक साथ चेंज होंगे। तो हम लोगों ने जो एग्जांपल्स किए थे ना, अलग अलग दिए थे, हाँ, तो वैसा तो कभी भी दो में एक कोई तो कांस्टेंट पकड़ के फिर करने का तो हो जाता है। दोनों कांस्टेंट नहीं होगा, दोनों कांस्टेंट नहीं होगा तो हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट नहीं करता, यस, वो पहले से दिया रहेगा। ठीक है, अब हेडिंग डालना सम एग्जांपल्स ऑफ रेट लॉ। ओके, चलो पहला एग्जांपल लिखो। 2N2O5 गिविंग अस 4NO2 प्लस O2। अब इसके लिए रेट लॉ कैसे आएगा बे? तो रेट इज इक्वल टू के N2O5 रेस टू क्या आएगा? 2। हाँ, तो ये 2 नहीं आता। ठीक है, एग्जाम में दिया रहेगा, ये इसका रेट लॉ है। तो व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू N2O5? अरे पावर देखने की और कुछ नहीं। हाँ 1 कितनी है? 1। ये अपने को इक्विलिब्रियम से आदत पड़ जाती है कि भाई ये 2 को चिपका देने का। ये 2 है क्या? नहीं, वो एग्जाम में दिया रहेगा, उसको ही लिखने का। तो यहाँ पे ऑर्डर कितनी आएगी? 1। अरे कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, अपनी ऑर्डर वहां पे मत बनाना। ओके नेक्स्ट, ये एग्जाम में दिया रहेगा तो बाकी दोनों तो प्रोडक्ट है ना, वो जनरली नहीं आते, आ भी सकते हैं बट। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू N2O5, ठीक है, इज 1। ओवरऑल ऑर्डर 1। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल। अगेन ये तुम लोगों को रटना है क्या? बिल्कुल नहीं, ये एग्जाम में दिया रहेगा। जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में कुछ उल्टा सुल्टा ना करो। सेकेंड इज 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिविंग अस 3Br2 प्लस 3H2। ये रिएक्शन की बैलेंसिंग हम लोगों ने रेडॉक्स में की थी। ठीक है, उल्टी बैलेंसिंग की थी, डिस्प्रपोर्शनेशन के हिसाब से की थी, वो अभी छोड़ दो। अब यहाँ पे रेट लॉ इसका आता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू Br माइनस BrO3 माइनस H प्लस। व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br माइनस? विद रिस्पेक्ट टू BrO3 माइनस H प्लस ओवरऑल। समझ पा रहे हो? ये खुद से लिख दोगे? ओके, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Br माइनस, विथ रिस्पेक्ट टू BrO3 माइनस, विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस एंड ओवरऑल। ठीक है, ये लिख देना। एंड फिर बाद में इसके ऊपर वही ऊपर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई Br माइनस को डबल किया, BrO3 माइनस को वैसे ही रखा, H प्लस को ट्रिपल किया, व्हाट इज द ऑर्डर, मतलब व्हाट इज द चेंज इन रेट। समझ में आ रहा है? तो वैसे वाले क्वेश्चन कर लोगे ना भाई, इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। ओके नेक्स्ट, थर्ड वन इज, हाँ ये वाले क्वेश्चन को हम लोग आगे जाके सॉल्व भी करेंगे कि इसका ऑर्डर मतलब रेट कैसे आया, कैसे डिराइव करना है। ठीक है, तो अभी के लिए कुछ डाउट मत, मतलब डाउट रहेगा तो पूछ लो, बट सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसका रेट लॉ ऐसे आता है, रेट इज इक्वल टू के O3 का स्क्वायर अपॉन O2। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3? विद रिस्पेक्ट टू O2, हाँ -1। ठीक है, एंड ओवरऑल 1। ठीक है, ये कैसे आया वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है, वो आगे जाके। ठीक है, उसको प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। हाँ प्लस क्या? हाँ O3 गिविंग अस O2 प्लस O एंड देन दैट O3 विल रिएक्ट विद अनदर O। यस, वैसे होता है। तो क्या सारे लेक्चर पहले ही देख के आते हैं कल? एनओसी में देखा। अच्छा ओके, एनओसी सॉल्व करो भाई, बहुत मस्त बुक है। NO2 प्लस OCO गिविंग अस NO प्लस CO2। रेट इज इक्वल टू के NO2 का स्क्वायर। व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO2?
विथ रिस्पेक्ट टू CO। हाँ होशियार हो तुम लोग। यस ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे ही उल्टा सुल्टा कुछ तो दे देंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो CO वो पहले से लिख के देंगे क्या? नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे दूसरे इंक में लिख देता हूँ, इनटू CO रेस टू 0, जो एग्जाम में दिया नहीं रहता, वो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ऑर्डर क्या आएगी, तो 0 आएगी, बिकॉज एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं। ठीक है, ओके। ये लिखोगे ना नीचे खुद से, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 CO ओवरऑल। ठीक है, वो कर लेना। चलो यहाँ पे साइड में ही लिखते हैं ताकि हम लोग भी लिखते हैं। फिफ्थ CH3 CHO गिविंग अस CH4 प्लस CO। ठीक है, रेट इज इक्वल टू K CH3 CHO रेज टू 3/2। सेम 3/2 इज द ऑर्डर, या फिर 1.5। ठीक है, ये देखो ये एग्जांपल्स मैंने वैसे सिलेक्टिवली सिलेक्ट किए हैं कि सारी चीज़ें कवर हो जाए। पहली बात तो कि भाई ऑर्डर स्टोइकोमेट्री के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। ठीक है, भलते ही कुछ आता है, स्टोइकोमेट्री कुछ अलग रहता है, ऑर्डर कुछ भलता ही रहता है जो अपने को पहले से दिया रहता है। ठीक है, दूसरी बात, ऑर्डर कैन बी अ होल नंबर 1 2 3। ऑर्डर कैन बी नेगेटिव O2 के केस में, ऑर्डर कैन बी 0 और इट कैन बी फ्रैक्शनल। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो मतलब सारे पॉइंट्स एक बार कवर हो जाते हैं कि तुम लोगों को आइडिया रहेगी कैसे आ सकता है। बस ये तुम लोगों को रटना नहीं है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। सब दिया रहता है, यस ग्रीन मतलब ये दिया रहता है, बाकी ऑर्डर तुम लोगों को पूछी रहती है। ठीक है, ओके। रिएक्शन भी दी रहती है बे, कुछ रटना मत। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन जो तुम लोगों को पता रहना चाहिए, जो मैं बता दूंगा बाद में। 2SO2 प्लस O2 गिविंग अस 2SO3 in presence of NO. Over here NO is acting as a catalyst. ठीक है, okay. Rate law for this reaction is O2 into NO2 का square. Order with respect to O2, with respect to NO2. सर NO का NO2 नहीं है, sorry, NO, हाँ NO with respect to NO2. Overall with respect to SO2 0। ठीक है, अब यहाँ पे और एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि भाई ऑर्डर के मतलब रेट लॉ में, ठीक है, हाँ एक कैटलिस्ट आ सकता है, प्लस यहाँ पे O2 था। O2 क्या है? और हाँ कुछ ऑर्डर्स, ये अभी मुझे रिएक्शन याद आनी चाहिए, सिर्फ ऐसे भी रहता है। 7th E plus S giving us some product। ठीक है, where E is my enzyme, enzymes are biological catalysts, E is my enzyme, S substrate, समझा? तो हाँ, और प्लस एंजाइम एक कैटलिस्ट है ना बे, तो कैटलिस्ट कभी रिएक्ट करता है क्या? नहीं, तो प्रोडक्ट मिला और कैटलिस्ट मतलब एंजाइम वैसे के वैसे रहा। ठीक है, एस सबस्ट्रेट बोलते हैं, उससे अपने को इतना कुछ नहीं। अगेन रिएक्शन रटनी नहीं है बे कोई भी, तो इसका रेट ला ऐसे आता है कि R इज इक्वल टू K2 इंटू E इंटू S अपॉन KM प्लस S। ठीक है, what is the order of this reaction, overall order of the reaction? 2 Not defined। लॉ ऑफ इंडाइसेस में प्लस के लिए कोई भी रूल नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर ओवर हियर इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है? अब इसमें और उल्टे सुल्टे करके क्वेश्चन आएंगे, चलो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन लेंगे। अभी के लिए ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसमें दो केस आ सकते हैं। एक्चुअली ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होती है। सेकेंड स्टेप का रेट कांस्टेंट K2, फर्स्ट स्टेप वाला K1। तो रेट यहाँ पे सेकेंड स्टेप के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। एंड ये Km जो है वो K1 इंटू K2 अपॉन K2 ऐसा कुछ तो एक एक्सप्रेशन आता है, इसकी डेरिवेशन पूरी करनी पड़ेगी अगर मुझे याद करना पड़ेगा तो, बट वो उतनी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। हाँ, तो वो दो तीन कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो सब जो रहता है वो हम लोग Km बोल देते हैं। ठीक है, एंड Km की डेफिनेशन यहाँ पे रहती है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ये माइकलिस मेंटन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी हुई इक्वेशन है, तो उनके नाम के ऊपर वो कांस्टेंट है। M स्टैंड्स फॉर माइकलिस मेंटन। वैसा वो सब अपने को पढ़ना नहीं है, मतलब सिलेबस के बाहर है।
देखो तुम ऊपर की तरफ बोल सकते हो कि 1 और 1 1 + 1 2, बट ये नीचे के पावर का क्या करोगे? समझ में आ रहा है ना? वो वहां पे प्लस है ना, तो वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जा पाएगा, तो इसलिए नॉट डिफाइंड, ठीक है। बट इसमें फिर भी ऑर्डर पूछते हैं वो लोग। अब वो ऑर्डर कैसे पूछेंगे देखो, इसमें चलो केस 1 क्वेश्चन है ये। केस 1, व्हाट इज द ऑर्डर व्हेन concentration of S is very low? चलो खुद से ट्राई करो, नहीं आया तो मैं बता ही दूंगा, सिंपल है ये। वेरी रॉन्ग। हाँ 2, ठीक है। अब देखो भाई, तो when S is very small, तो we can say that Km is very high कंपेयर टू S, या फिर S इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू Km। समझा? तो अब ऐसा रहेगा, तो भाई Km प्लस S इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Km। समझा? तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी? R इज इक्वल टू K E इंटू S अपॉन Km। अब ये Km तो कुछ काम का नहीं, ये कांस्टेंट है। ये दो कांस्टेंट बोल के बन के मतलब नया तीसरा K3 बन जाएगा, पकड़ लो। समझा? तो ऑर्डर क्या बनेगी? 1 + 1 2, ठीक है। केस 2 क्या आएगी? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ S इज वेरी हाई। समझा? एक Km इज अ कांस्टेंट, वो कम ज्यादा नहीं होता। सबस्ट्रेट रिएक्टेंट कम ज्यादा हो सकता है, Km कांस्टेंट चेंज होगा क्या? नहीं, ठीक है। तो केस 2 यस, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ S इज वेरी हाई। कैसे बे? 1 आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे? इफ S इज वेरी हाई, Km प्लस S इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S। तो ये S और S ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन बचेगी K2 इंटू E। ऑर्डर इज 1, लिख के बताने की जरूरत है। ओके, अब देखो, तो यहाँ पे रेट लॉ क्या बनेगा फिर? रेट इज इक्वल टू K2 इंटू E इंटू S, एंड सिंस S इज वेरी हाई, Km प्लस S इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S। Km को भी इग्नोर मार सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अपॉन में सिर्फ बचेगा S, ये कट K2 इंटू E, E की पावर 1, ऑर्डर 1। समझे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा? इसमें रेट लॉ के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है। ओरल डिक्टेट करो कि लिखो? लिखो, ठीक है। चलो, फर्स्ट पॉइंट जो तुम लोगों को पता है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर एंड यस करेक्ट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। एससी लिखूंगा, चलेगा ना? सेकंड, order is always determined experimentally and it is fixed, ठीक है। ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे एंड वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, ठीक है। थर्ड, rate law mostly involves reactants, but it can also involve also involve product or catalyst, but it will never contain intermediates.
इंटरमीडिएट क्या रहता है वो बताऊंगा। नहीं अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं, ये इसके बारे में करेंगे कवर, ठीक है। तो प्रोडक्ट और कैटलिस्ट रह सकते हैं बट इंटरमीडिएट्स कभी नहीं रहते, ठीक है। ये करेंगे हम लोग। अभी के लिए सिर्फ पॉइंट में लिख दो। पॉइंट नंबर 4, on changing stoichiometry of reaction rate constant and rate order of the and rate of the reaction changes but order remains constant. 5th, only for simple or elementary reaction order is equal to stoichiometric coefficient. Point number 3 and point number 5 explain करना बाकी है, अभी करेंगे। Complex and elementary reaction, ठीक है। तो देखो हमारी ओरिजिनल रिएक्शन 2O3 गिविंग अस 3O2, ठीक है। इसके लिए अपने को रेट लॉ पता है। रेट लॉ क्या था इसका? ओके। इस रिएक्शन को देख के हम लोग ऐसा कुछ बता सकते हैं कि कैसा होता है? नहीं, समझ में आ रहा है। बट पहली बात तो रेट आता कहाँ से, अगर तुम लोगों को थ्योरेटिकल डिराइव करना है, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल करने के बाद ही हम लोग डिराइव करते हैं, पहले नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो अब ये आता कैसा है? तो ये इसके मैकेनिज्म से आ सकता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे रहता है? मैकेनिज्म O3 giving us O2 plus O, where this O is called as nascent oxygen. Then this nascent oxygen reacts with another O3 to form 2O2. तुम लोग को ये समझाने की जरूरत है ना, अभी ये कट फिर बाद में 2O2 giving us 2O3 giving us 3O2, समझा? Okay. This is called as a complex reaction and these two are called as elementary reaction. अरे समझ में आ रहा है? elementary complex, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे एंड नॉर्मल मतलब जो स्टेप्स रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री। ये एक एक करके एक्चुअल में होते हैं। ये ऐसा कुछ होता है क्या कि भाई 2O3 डायरेक्ट डिसोसिएट होके 3O2 देते हैं? नहीं, पहले एक डिसोसिएट होता है फिर बाद में दूसरा डिसोसिएट होता है। समझ में आ रहा है कुछ? तो इनको नीचे वालों को बोलते हैं एलिमेंट्री। बोलो सर, हमें पता कैसे चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? हाँ, तो जैसे मैंने पहले बोला ना। अच्छा, पता कैसे चलेगा? कुछ नहीं, एग्जाम में ऐसे स्टेप्स दे देंगे, स्टेप्स वाले एलिमेंट्री, दोनों को ऐड करने के बाद जो बनेगा वो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओके, इधर तो कोई दिक्कत? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस रिएक्शन इज देयर एनी कैटलिस्ट? नो। इज देयर एनी इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट इज अ स्पीशीज व्हिच इज फॉर्म्ड इन वन स्टेप एंड व्हिच इज रिएक्टेड इन सब्सिक्वेंट स्टेप। समझ में आ रहा है? हाँ, तो व्हिच वन इज एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट? नेसेंट ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? जो एक स्टेप में बनता है और उसके अगले स्टेप में फटाक से रिएक्ट कर जाता है। समझ में आया? पक्का? ओके। अब देखो भाई, चलो तुम लोगों को जल्दी समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और ऐड करते हैं। पहली स्टेप इसकी इक्विलिब्रियम वाली है विच इज अ फास्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इसकी रहती है स्लो स्टेप, ठीक है। चलो, अब पहली बात तो हम लोग इनके लिए डायरेक्ट रेट लॉ लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में ओनली फॉर सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑर्डर इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है? एंड ऑर्डर डिपेंड्स ओनली ऑन रिएक्टेंट, मतलब हमारे ओरिजिनल डेटा के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो K इज इक्वल टू, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन था? O3 रेज टू, समझा?
सेकेंड स्टेप में रेट इज इक्वल टू के इंटू O3 इंटू ओ, समझा? 1 इधर तक कोई दिक्कत? पक्का? ओके, R1 R2 लिख सकते हैं, यस हाँ, K1 K2 R1 R2, ठीक है। इधर तक कोई प्रॉब्लम? एक मिनट, व्हाट इज द ऑर्डर इन फर्स्ट रिएक्शन? 1. व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3 इन सेकंड रिएक्शन? O ओवरऑल 2. इधर तक कोई दिक्कत? अब ये इंटरमीडिएट यहाँ पे आना चाहिए क्या? नहीं आ सकता, समझ में आ रहा है? बट एलिमेंट्री में चलता है, कॉम्प्लेक्स के लिए चलता। अब थोड़ा सा मुझे और टाइम दो, मैं एक दो एग्जांपल करता हूँ, फिर वापस हम लोग प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन इसका अभी खत्म कर देंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो सिर्फ। ओके, इधर तो कोई दिक्कत? अब पहला कैटलिस्ट, लिखो बे, कैटलिस्ट substance which increases rate of reaction, substance which increases rate of reaction by participating in the reaction, substance which increases rate of reaction by participating in the reaction, but which is regenerated at the end of the reaction, at the end of the reaction, ठीक है? इट्स कॉल्ड एज कैटलिस्ट। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है? सर बचपन में बोला था कि इट मींस, हाँ वो गलत पढ़ाया था तुम लोगों को। अब देखो भाई, एक रिएक्शन बता रहा हूं, 2SO2 प्लस O2 गिविंग अस 2SO3, समझ में आ रहा है? ओके, ये रिएक्शन होने के लिए हो सकती है बट बहुत स्लो जाती है, समझ में आ रहा है? बहुत स्लो जा रही है मतलब ये हमारा ऑक्सीजन डायरेक्ट O2 में ऐड हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है, एकदम स्लो जा रहा है। तो इसे हेल्प करने के लिए हम लोग इसके अंदर क्या ऐड करते हैं? कैटलिस्ट, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट पढ़ रहे हैं, NO, क्या पढ़ रहे हैं? NO। तुम लोगों ने V2O5 पढ़ा, V2O5 के साथ जब रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, NO के साथ जब होती है तो उसे बोलते हैं लेड चेंबर प्रोसेस, ठीक है? तो ओवर हियर NO इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट काम कैसे करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डस कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन रिएक्शन? यस, वो भूल जाओ, ठीक है भाई? अभी डेफिनेशन लिख के दिया है ना, बाय पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। अरे लिखा है अभी जस्ट 5 सेकंड पहले, हाँ वो याद रखो, ठीक है? तुम लोगों को स्कूल में गलत पढ़ाया था, पकड़ लो। अब यहाँ पे देखो भाई, तो रिएक्शन कैसे होती है? ये NO पहले रिएक्ट करता है किसके साथ? O2 के साथ, समझा? इसको करना है क्या? नहीं करना है। O2 को भी करना है क्या? नहीं करना है, बट करते हैं। तो गिविंग अस 2NO2, फिर बाद में ये 2NO2, NO2 इज अ अनस्टेबल स्पीशीज, समझ में आ रहा है? तो इसको ये ऑक्सीजन चाहिए है क्या? नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? तो ये ऑक्सीजन किसको दे देता है? SO2 को। ए वापस देखो बे, पहले ये O2 डायरेक्ट रिएक्ट कर पा रहा था क्या? कर पा रहा था, बट बहुत स्लो कर रहा था, समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोगों ने ऐड किया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो पहले रिएक्ट किया, कैटलिस्ट ने NO ने रिएक्ट करके क्या बनाया? NO2। उसको NO2 बनना है क्या? नहीं, बट बन गया। और फिर बाद में उसने वापस अपने ऑक्सीजन को दे दिया, किसको दिया? SO2 को। अब बाद में इसने अपने ऑक्सीजन को SO2 को दे दिया तो क्या बना? 2SO3, समझा? पक्का? ओके, इसकी ओवरऑल रिएक्शन तुम लोग लिख पाओगे, NO2 को कैंसिल करके NO को प्लस 2NO, NO को कैंसिल करके क्या रिएक्शन बन रही है? 2SO2 प्लस O2 गिविंग अस 2SO3। बाकी सब कैंसिल आउट हो रहा है, दिख रहा है सबको? ये खुद से कर पाओगे ना? ओके, विच वन इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट? NO दिख रहा है, विच पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन बट विच इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। Getting it? Which one is acting as an intermediate? NO2, ना? Which is formed in one step, but it is reacted in subsequent step. समझा? पक्का? ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि इस रिएक्शन में मतलब मैकेनिज्म दिया रहता है बे, तो which one is acting as a catalyst, which one is acting as a intermediate, समझ में आया? पक्का? ओके, तो अभी इंटरमीडिएट की डेफिनेशन लिखेंगे। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? नहीं, यहाँ पे रिएक्टेंट पे भी है ना, ये क्या? NO2 तो पहले डेफिनेशन हाँ
चलेगा। अरे तुम लोगों को पहले इंटरमीडिएट की डेफिनेशन चाहिए? ओके। अरे तुम लोगों को जिस सीक्वेंस में जाना लिख करो चलो। कैटलिस्ट इंटरमीडिएट, ये आगे लिख देना बे, ये तो भूल जाओगे। कैटलिस्ट का NO, इंटरमीडिएट है NO2। यहाँ पे एक कंसेप्ट अपने को घुसेड़ना है, मॉलिक्यूलरिटी। देखो बे, मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स reacted in a elementary step. Number of molecules or atoms reacted in a elementary step. Number of molecules or atoms reacted in a elementary step is called as molecularity. ठीक है, ये सिर्फ एलिमेंट्री या फिर सिंपल स्टेप में ही होने वाला है। ठीक है, डिफाइन। अब इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देख के अपने को कुछ समझ में नहीं आता। गेटिंग इट? ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक्चुअल में हो रहा क्या है, ये एग्जांपल भी नहीं लेते, ये पूरा मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है, ये वाला लेते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देख के अपने को समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हो रहा क्या है। मतलब ऐसा हो रहा है क्या बे कि ये दोनों ओजोन एक दूसरे से टकरा के 3 ऑक्सीजन बना रहे हैं? नहीं, मतलब ये दो ओजोन एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। हाँ, समझ में आ रहा है? रिएक्शन कैसे हो रही है, पहले वाले में भाई ये फर्स्ट में एक ही ओजोन इन्वॉल्व है ना, एक ही खुद के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब टूट रहा है। गेटिंग इट? फिर बाद में ये एक ओजोन टूटने के बाद दूसरे O के साथ रिएक्ट करके O2 बना रहा है। गेटिंग इट? तो पहले रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, पहले स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है? एक ओजोन इन्वॉल्व है, समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड दूसरे रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है? 2, मतलब 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? तो पहले वाले को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, पहले वाले को बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एंड दूसरे रिएक्शन को बोलेंगे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कोई भी दिक्कत बोलो? हमेशा हम लोग रिएक्टेंट को देखते हैं ना कि रिएक्टेंट साइड पे कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। रिएक्टेंट साइड पे, हाँ ऑब्वियसली रिएक्शन तो वहां पे होती है ना, ये समझ में आ रहा है? इधर व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी? नॉट डिफाइंड। यहाँ पे रिएक्शन कर रहे नहीं है वो दोनों। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता ना, मतलब वो थोड़ी ना एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड विद ईच अदर, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं। वो कैसे हो रहा है, ये यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। ये 2 ओजोन में से पहले एक ओजोन खुद टूटता है, फिर बाद में एक O उसके साथ रिएक्ट कर रहे थे दूसरे वाले के साथ, तो रिएक्शन ऐसे हो रही है ना बे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो तो उसके नीचे भी नोट लिख देना, ये ऊपर वाले में मॉडिफाई कर दोगे ना बे, ऐड कर देना। ठीक है, एंड यहाँ पे एक नोट लिखना, नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स। यस, हाँ यस। तो मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस को छोड़ के बाकी सारे रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स बोलने का, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, चलो एक लास्ट एग्जांपल। वापिस इसमें तुम लोग ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे, मॉलिक्यूलरिटी बताओगे, कैटलिस्ट बताओगे, इंटरमीडिएट बताओगे, सब कुछ एक साथ। ठीक है, NOCl giving us NO plus Cl, NOCl plus Cl giving us NO plus Cl2। पहले इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, वो तो तुम लोग इजीली कर लोगे। हो गया? ओके, ओवरऑल रिएक्शन क्या आई? परफेक्ट।
तो 2NOCl गिविंग अस 2NO प्लस Cl2, ठीक है. What is the intermediate in this reaction? Very nice. What is the catalyst in this reaction? Catalyst कौन है? Not present. रिएक्टेंट साइड पे थोड़ी है स्टार्टिंग में. ए कैटलिस्ट ओवरऑल रिएक्शन में नहीं आता. हाँ वो भी देख लो भाई. इधर की कौन सा रिएक्शन, इस वाले में था ना कैटलिस्ट, ठीक है. इस वाले में कैटलिस्ट कौन सा था? NO था, बराबर. बट जब तुम लोगों ने ओवरऑल रिएक्शन लिखी तो तुम लोगों ने क्या लिखा? 2SO2 प्लस O2 गिविंग अस 2SO3. तो ओवरऑल रिएक्शन में कैटलिस्ट कभी प्रेजेंट रहता है क्या? नहीं. तो देखो भाई, तुम लोगों ने रिएक्शन की शुरुआत की, तुम लोगों ने SO2 एंड O2 को मिक्स किया, उसके अंदर थोड़ा सा क्या ऐड किया? NO ऐड किया. फिर बाद में वो जो रिएक्टर रहता है, कुकर जैसा दिखता है वो, ठीक है, वो बंद कर दिया, ठीक है, उसको हीट वेट किया. बाद में रिएक्टर को ओपन किया. ओपन करने के बाद तुम लोगों को क्या मिला? SO3 एंड दूसरा क्या मिला? NO मिला. अरे ओपन करने NO है ना, अभी भी रिएक्शन में यूज हुआ है क्या? नहीं, वो अभी भी प्रेजेंट, रीजनरेट होता है. गेटिंग इट? अब वो रिएक्टर ओपन करने के बाद तुम लोगों को SO3 मिल रहा है एंड NO मिल रहा है, तो तुम लोगों को क्या लगेगा? NO रिएक्ट कर रहा है क्या? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग में घुस रहा है? तो NO अपने को वो रिएक्टर ओपन करने के बाद लगता है कि भाई वैसे के वैसे है, तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट एक्चुअल में रिएक्ट करता है कि नहीं करता? करता है. वापस कैटलिस्ट ओवरऑल रिएक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. किसी को दिक्कत हो रही रहेगी तो देखो भाई, ये कैंसिल आउट हो जाता है ना भाई दोनों साइड से. ये NO2 भी यहाँ पे दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाता है. तो कैटलिस्ट इज नॉट प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स स्टेप या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन. ओके, तो इस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट था क्या? नहीं था, नॉट प्रेजेंट. समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द फर्स्ट स्टेप? 1, मतलब यूनिमॉलिक्युलर. मॉलिक्युलरिटी ऑफ द सेकंड स्टेप? थर्ड स्टेप? नॉट डिफाइंड. वेरी नाइस. समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स है, नॉट डिफाइंड. बस इतना ही है, ये कंसेप्ट समझ में आ गए सारे. ओके, अब हम लोग जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर. यहाँ पे लिख दिया हो ना, यूनिमॉलिक्युलर एंड बायमॉलिक्युलर. लिख देना बे, यूनिमॉलिक्युलर एंड बायमॉलिक्युलर, ठीक है. आगे बढ़े. पर नेक्स्ट. ऐसा हो सकता है कि एक रिएक्शन में कैटलिस्ट एक से ज्यादा हो. नहीं. अब आगे बढ़े. देखो भाई, हेडिंग सर प्रमोटर आपने स्लो स्टेप, हाँ, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अब देखो भाई, स्लो स्टेप या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है. अब ऊपर में हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखी थी, O3 giving us O2 plus and then O3 plus O giving us O2 2 times, ठीक है. उसके ऊपर मैंने लिखा भी था that the first step is fast step and second one is slow step. समझ में आ रहा है? ठीक है. बट एट द एंड जब रिएक्शन हो रही है तो भाई ये दोनों स्टेप्स इन्वॉल्व है ना ओवरऑल रिएक्शन में. समझ में आ रहा है? इसको कट करते हैं, ये कट, ठीक है. एंड फिर बाद में जो ओवरऑल रिएक्शन हो रही है, इट इज 2O3 गिविंग अस 3O2. तो ये दोनों के दोनों स्टेप जब होंगे तब जाके हमारी ओवरऑल रिएक्शन होगी. इधर तक कोई दिक्कत? एंड अपने को एलिमेंट्री रिएक्शन के रेट में इंटरेस्ट है या ओवरऑल रिएक्शन के रेट में इंटरेस्ट है? ओवरऑल के रेट में इंटरेस्ट है. समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, ध्यान दो, दो लोग हैं, इसको देख के बनाया आपने? इसको देख के नहीं, बस बता रहा हूं, ठीक है. एंड इनको इधर पहुंचना है, ठीक है. कंडीशन ये है कि दोनों को साला सेम टाइम पे पहुंचना है. समझ में आ रहा है? अब दोनों को एक ही ऐसे ही सेम रूट से, मतलब ऐसे ही जाना है, ठीक है. एंड दोनों को सेम टाइम पे पहुंचना है. तो तुम्हारा रेट, ओवरऑल रेट ना बे, दोनों को एक ही टाइम पे पहुंचना है, तो ओवरऑल रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फास्ट भागने वाले के ऊपर या स्लो भागने वाले के ऊपर?
तुम लोग स्लो भागने वाले के ऊपर तुम लोग साला ये स्लो वाले के पीछे ऐसे धक्का मार मार के उसको भगा दोगे तो वो रिएक्शन फास्ट होगी। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल रेट डिपेंड्स ऑन फास्ट स्टेप या स्लो स्टेप? स्लो स्टेप ना बे। जब स्लो स्टेप फास्ट भागेगी तब जाके अपना मतलब यहाँ पे साइमल्टेनियसली पहुंचने का मोटिव अचीव होगा। समझ में आ रही है? वो फास्ट वाला तो भाई वो फटाक से पहुंच ही जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो उधर बैठा रहे तो भी चलेगा, पहले इसको धक्का मार मार के पहुंचाना है ना बे। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फास्ट स्टेप या स्लो स्टेप? स्लो स्टेप। समझ में आ रहा है? एंड हेंस स्लो स्टेप इज कॉल्ड एज RDS। फुल फॉर्म? हाँ देखा, सीख गए ना तुम लोग, होशियार हो। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, समझा? क्योंकि रेट जो डिटरमाइन करने वाली स्टेप रहेगी वो हमारी स्लो स्टेप रहेगी। इधर तो कोई दिक्कत? पक्का? ये ओवरऑल रिएक्शन का भी रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर। एंड स्लोएस्ट स्टेप का रेट कैसे निकालते हैं हम लोगों ने पहले से पढ़ के रखा है भाई। R इज इक्वल टू K इंटू O3 इंटू O। एलिमेंट्री स्टेप है ना भाई। तो ऑर्डर इज इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इधर तो कोई दिक्कत? तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इस ओवरऑल रिएक्शन को भी अप्लाई होगी। तो ओवरऑल रिएक्शन का भी रेट क्या आना चाहिए भाई? R इज इक्वल टू K O3 इंटू O। बट ये और ये एग्जाम के ऑप्शन में रहता भी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये ऑप्शन में भी रहता है, ठीक है? हाँ बट ये अगर लिख के आओगे तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट है। समझ में आ रहा है? एंड इंटरमीडिएट ये ओवरऑल रिएक्शन के रेट में आ नहीं सकता, क्योंकि भाई वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। देखो दिक्कत क्या है, ये सब प्रैक्टिकली हो रहा है बे, ठीक है? और जो चीज अभी प्रैक्टिकली हम लोगों को करनी है, तो इंटरमीडिएट ऐसी चीज है जो बनती है गायब होती है, बनती है गायब होती है। समझ में आ रहा है? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तुम लोग कभी भी ढूंढ पाओगे क्या ना? रिएक्शन को फ्रीज जब करेंगे, वो फ्रीज होने तक वो गायब हो जाता है। तो प्रैक्टिकली इसको हम लोग ढूंढ सकते हैं क्या? तो प्रैक्टिकली जिस चीज को ढूंढ नहीं सकते वो रिएक्शन में लिख के क्या मतलब रेट लॉ में लिख के क्या ही मतलब है ना? तो अभी इसको अपने को निकालना है। कैसे निकाले? मतलब इस इंटरमीडिएट के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोगों को इस इक्वेशन में से निकालना है, फास्ट स्टेप से निकाल के। ओके चलो, फास्ट स्टेप से क्या हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? वेरी नाइस। हाँ एक दो फर्स्ट वाली स्टेप जो है वो तुम लोगों को इक्विलिब्रियम वाली स्टेप दिख रही है? करते हैं ना, ठीक है। हाँ ए फर्स्ट वाली रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेप दिख रही है। अब इक्विलिब्रियम वाली अगर स्टेप होगी तो वी कैन राइट डाउन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू O2 इंटू O अपॉन, तो O इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू O3 बाय, समझा? नाउ पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, समझा? तो फाइनली अपने को रेट लॉ क्या मिलेगा? O3⁴ इंटू बाय O2। तो R इज इक्वल टू K इंटू के इक्विलिब्रियम, वो नया K बनेगा, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 इंटू O3। चलो पहले बार में अच्छे से लिखते हैं। एंड फिर बाद में रेट इज इक्वल टू न्यू K डैश इंटू O3 का स्क्वायर अपॉन। ये ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? समझ में आ रहा है? पक्का? ओके और एक एग्जांपल दूंगा, इसके बाद सॉल्व करेंगे। चलो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का कंसेप्ट समझा? ओके बोलो। ये सब दिया रहता है, वो देखो ना फर्स्ट रिएक्शन दिया है। हाँ देखो, मुझे सिर्फ ये O को हटाना है। अब उस O को फिर मुझे बाकी चीजों के टर्म्स में लिखना है। एंड उसके लिए मेरे पास एक ही इक्वेशन थोड़ी ना, ये सेकंड इक्वेशन यूज कर ली थी बट फर्स्ट वाली को यूज नहीं किया था। एंड फर्स्ट इक्वेशन इज दैट इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल है, तो उसको यूज करके मैंने O की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ O3 एंड O2 निकाली एंड पुट कर दी, खत्म। ये समझे ना? बोलो। ये एक बार वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट मतलब क्यों नहीं हो सकता उसको? क्योंकि हाँ क्योंकि प्रैक्टिकली मतलब लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, B एंड रेट। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को हर एक का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना, मैंने बोला ना टाइट्रेशन एंड ऑल हम लोग करते हैं, बताया था ये ऐसा कुछ मैंने बताया था ना। हम लोग उसमें बर्फ डालते हैं, फ्रीज करते हैं, ये सब हुआ था, बताया था मैंने कुछ? नहीं बताया था? नहीं बताया था? ओके तो देखो भाई हम लोग करते क्या है, छोड़ो वो बाद में बताता हूँ। बट हाँ मतलब क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है वो बताना, टाइम लगेगा। तो हम लोग करते क्या है,
कि दो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन में किया था, एंड वो दो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट क्या है वो निकालते हैं, ठीक है। अब अगर रेट लॉ में इंटरमीडिएट आ रहा है, मतलब उसका भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल के उसकी ऑर्डर क्या है वो निकालनी पड़ेगी ना बे, बट इंटरमीडिएट बनता है गायब हो जाता है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ रहता नहीं, ऑलमोस्ट नहीं रहता वैसा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। करते आगे जाएंगे तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए वो इंटरमीडिएट बनता है, हाँ, और उसका कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर ही रहता है, वो टाइम पे रिएक्शन को फ्रीज भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हाँ यस। इंटरमीडिएट डिटेक्ट ही नहीं होते, उनको डिटेक्ट करने के लिए और भलते ही चीज़ें करनी पड़ती है, वो भी थोड़ा सा बढ़ाऊंगा आगे जाके ऑर्गेनिक में। हाँ यूवी लाइट क्या क्या नहीं, अगर तुम लैब में कर रहे हो, ये लैब कंडीशन के अंदर है और फोटोन भी रहेगा, तो फोटोन पहले ओजोन, एक ओजोन को ब्रेक करेगा, वो बनेगा, ये मतलब एयर में भी ऐसे ही होता है, एंड फिर बाद में दूसरा वो मतलब ये ओजोन काम भी कैसे करता है देख लो। नेवर एंडिंग प्रोसेस, फिर से O2 प्लस हाँ यस यस यस। अब होता क्या है, एक यूवी के वेवलेंथ पे, ठीक है, ओजोन टूटता है, O2 बनता है, ये वो ऊपर वाले वो कौन से स्फीयर में होता है, ठीक है, आयनोस्फीयर बोलते हैं आई गेस, तो आयनाइजेशन जहाँ पे होता है, ठीक है, तो वहाँ पे यूवी लाइट एब्जॉर्ब करके ये टूटता है, O2 बनता है, ठीक है, ये रिएक्शन होती है एक यूवी लाइट पे, फिर वापस दूसरी यूवी रेंज की लाइट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और वापस पीछे जाता है, तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक किसी यूवी लाइट से ये टूटता है और दूसरे किसी यूवी लाइट से ये जुड़ता है, वैसा, तो वैसे करके वो एब्जॉर्ब करते रहता है। हाँ नहीं, ये ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन ही वहां पे कम रहेगा। हाँ सॉरी, ये इंटरमीडिएट को निकालने के लिए, इंटरमीडिएट नहीं चाहिए था अपने को, स्लो पहले से यूज किया ना, ये क्या स्लो पहले से यूज किया था। हाँ स्लो वाला अगर स्लो वाले आर में इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन नहीं होता तो वही पूरे रिएक्शन का रेट ले लेता है। यस ओके, ए चलो मैं और एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज AB giving us A plus B and then AB plus B giving us A2 plus B। टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग कर रहा है वो बच्चा। एक मिनट फास्ट। चलो भाई दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ऑर्डर पूछिए, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ही चेंज आएगा। अच्छा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इस वाले को बैलेंस किया है ना मैंने कि नहीं किया? जरूरत नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है सर, ये सिंपल स्टेप है तो स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करेगा। अबे बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, एक मिनट, फाइनल रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करेगा। ओके नहीं एक मिस्टेक हो गई है इसमें, मैंने दो इंटरमीडिएट दे दिए साला, ये वाला तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। सर आपने बी दिया था, अब क्या? नहीं वैसे नहीं, अब ये फिर तुम्हें बट ये सॉल्व नहीं हो पाएगा भाई, इसमें दो इंटरमीडिएट, ये नहीं यही वाला क्वेश्चन बन रहा है क्या भाई साला? फिर हाँ इसमें A बनेगा एंड देन A प्लस A गिविंग अस A2। थोड़ा सा रिवर्स किया। नहीं बट ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा,
इसमें तुम्हारे इंटरमीडिएट कभी खत्म ही नहीं होंगे, हर टाइम इंटरमीडिएट आती ही रहेगा, तो इसको भी इक्विलिब्रियम पे डालना पड़ेगा शायद। तो ये भी स्लो करो, इस रिएक्शन को भी स्लो करोगे तो अब जाके शायद ये रिएक्शन फास्ट होगा ना, क्या, स्लो कैसे? सॉरी हाँ फास्ट, हाँ इसको भी फास्ट करो और इक्विलिब्रियम करो। हाँ भाई सेम नहीं है, डिफरेंट है, अच्छा खासा डिफरेंट है। या उल्टा है क्या पूरा? नहीं बे, अरे इनकी रिएक्शन है A2 + B2 बे, हाँ ना बे, गिविंग अस 2AB, और मेरी रिएक्शन है 2AB गिविंग अस A2 + B2। एकदम अलग है। बहुत अलग ए स्टेप्स अच्छे खासे डिफरेंट है ना, नहीं है बे? ओह हाँ बे, सेम टू सेम। ओह हाँ, यस सेम टू सेम, यस गुड गुड गुड। चलो चलो, हाँ ना बराबर, आंसर निकालो बे। SS सारे एग्जांपल गलत बनाऊंगा मैं उसमें। फेल हो। चलो वो वाला पहले कर लो, फिर वो क्वेश्चन नंबर 2 कर लो पहले। NOC वाला, हाँ ये वाला कर लो। शिवम सर का बात। देखो ये सेकंड वाला, वो एक पहले तो तुम लोग स्लो स्टेप के लिए रेट लॉ निकालोगे, विच इज R इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू B2 बराबर, बट A नहीं चाहिए ना अपने को, A इज द इंटरमीडिएट, ओवरऑल रिएक्शन में A दिख रहा नहीं है तो वो इंटरमीडिएट को अपने को निकालना पड़ेगा। अब इसे निकालने के लिए अपने को फास्ट स्टेप के लिए जाना पड़ेगा। फास्ट स्टेप के लिए K इक्विलिब्रियम क्या बनेगा, A² A, ठीक है, तो A, अच्छा A2, हाँ अब A इज इक्वल टू √ऑफ K इक्विलिब्रियम A2, समझा, हाँ तो R इज इक्वल टू K इंटू K इक्विलिब्रियम रेस टू हाफ इंटू A रेस टू हाफ A2 रेस टू हाफ इंटू B2। ये आया क्या ये? व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देन? 3/2, वेरी नाइस, आ गया था ये सबको। तो नहीं करनी, इतना क्या है, हाँ वो फास्ट, अरे फास्ट के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता ना, तो वो यूज नहीं, कैसे इक्विलिब्रियम पे नहीं है ना। ओके तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/, ये सबको समझा के आराम से वापस करूं। A2 A + A को, हाँ वो लिख सकते हैं ना, नहीं वो A² ही लिखते हैं ना हम लोग, 2A जब रहता है तो A मतलब नहीं, A का वो कोएफिशिएंट अरे वो में जाता है। ये ऐसे जब रहता है 2A, या फिर रुको डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूँ, N2NO2 गिविंग अस N2O4। अरे इधर इसको कैसे लिखते हो, N2O4 अपॉन NO2 का स्क्वायर ना, वो पावर वही 2 पावर में जाता है हमेशा वैसा। तो यहाँ पे जब तुम 2A लिखोगे तो वो डायरेक्ट पावर में 2 जाता है। समझा नहीं समझा? जरा इक्विलिब्रियम वापस एक बार देख लेना, वो एकदम बेसिक चीज है, क्लिक नहीं हो रही है सिर्फ। ओके तो मतलब इंटरमीडिएट रिवर्सिबल रिएक्शन, सॉरी, दो बार रिवर्सिबल साइन वाले रिएक्शन रह सकते हैं ना, मतलब ऐसे वाला बनाने के लिए तो कुछ भी बना सकते हैं, A और B तो है। किस साइड से? क्या अब देखते हैं, चलो ए अभी देखो इस वाले में, सेकंड वाले में सर इसमें दो इक्विलिब्रियम यूज करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ए सेकंड, फर्स्ट वाला मतलब फर्स्ट वाले के ऊपर जरा फोकस करो। रेट डिपेंड्स ऑन K इंटू AB इंटू B, बट रेट लॉ में B आ नहीं सकता, तो B को निकालने के लिए मैं फर्स्ट रिएक्शन के पास जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में B है। तो K इक्विलिब्रियम के टर्म्स में लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूं। चलो K इक्विलिब्रियम से ही स्टार्ट करते हैं। तो K इक्विलिब्रियम ऑफ फर्स्ट रिएक्शन 1 इज इक्वल टू, ध्यान दो बे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू B अपॉन AB। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम 1 इंटू AB बाय A। अब ये यहाँ पे तुम लोग पुट कर सकते हो, तो रेट बिकम्स K इंटू K इक्विलिब्रियम 1 इंटू AB का स्क्वायर
बाय ए। अब ये भी नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? हाँ, बिकॉज इवन ए इज माई इंटरमीडिएट। तो अभी ए को निकालने के लिए सेकंड स्टेप यूज करोगे, हाँ थर्ड स्टेप यूज करोगे। ए समझे क्या? तो अभी इसमें थर्ड स्टेप यूज करोगे, दैट के इक्विलिब्रियम ऑफ 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए बी, क्या है A2, सॉरी A2, हाँ A2 बाई ए स्क्वायर है, सॉरी हाँ A2 बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो k इक्विलिब्रियम 3 रेज़ टू माइनस होगा। तो A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A2 बाई के इक्विलिब्रियम 3, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, समझा? बाकी कर लोगे, आंसर क्या आएगा? मतलब ओवरऑल ऑर्डर, हाँ ओके, ए बी स्क्वायर अपॉन A2 रेज टू हाफ, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर 3/2 ही रहने वाली है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंशियल रेट या फिर रेट लॉ, ठीक है, वो दो पढ़े। अब हाँ वो ये बीच वाला ध्यान दे यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इजी है, इजी है। अबे बहुत सिंपल है, इतना कुछ नहीं। अब देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग देखो भाई, जब तुम लोग एवरेज रेट निकाल रहे हो, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, ए मत ना। अब हम लोग जब एवरेज रेट निकालते हैं तो एवरेज रेट जो रहता है वो इतने पार्ट का पूरा एवरेज है ना बे, समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि मुझे इस पॉइंट पे बताओ तो तुम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? टेंजेंट, तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। हाँ, अब अगर मुझे एक पॉइंट पे चाहिए तो मैं क्या निकालूंगा? इंस्टेंटेनियस रेट। मुझे इस पॉइंट पे चाहिए तो वापस इस पॉइंट पे मैं दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकता हूँ। इस पॉइंट पे चाहिए तो मैं दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट। बट ये कितने बार करते बैठेंगे ना बे, बराबर है? अब मुझे बताओ, ये हर टाइम करना ऐसे मतलब कन्वीनियंट है क्या बे? नहीं, समझ में आ रहा है? तो अभी ऐसे एक एक पॉइंट का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करते बैठना कुछ मतलब का नहीं है। तो अपने को पूरे कर्व की इंफॉर्मेशन चाहिए बे। अब पूरे कर्व की इंफॉर्मेशन जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो हम लोग क्या करेंगे? छोटे पॉइंट्स को इंटीग्रेट करेंगे, समझ में आ रहा है? ऐड करेंगे मतलब इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के पीछे का मोटिव समझ में आया? ठीक है, मकसद याद रखना, ठीक है? इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो उसका, ठीक है? अब देखो भाई, तो पहले लेट अस स्टार्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सी सम रिएक्टेंट A is converted to product P, ठीक है? अब इसके लिए अगर मैं डिफरेंशियल रेट तुम लोगों को पूछूं, डिफरेंशियल रेट का, ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू क्या आता है? माइनस DA बाई DT, ये आता है सबको। और उसी बदले अगर मैं तुम लोगों को इसका रेट लॉ पूछूं तो रेट इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अरे समझा लिखा है सबको ना? तो रेट इज इक्वल टू के, समझा? अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, चलो। फर्स्ट ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नहीं मैं डिसाइड करूंगा ना भाई, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन या फिर T, ठीक है? बताओ भाई कैसा ग्राफ आएगा? कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आएगा मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरी नाइस, ठीक है? ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे रेट कभी चेंज नहीं हो सकता बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? ओके, अब ये दोनों रेट ही है, ठीक है? एक डिफरेंशियल एक रेट लॉ है, दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं ना? तो कैसे करेंगे? माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू के। इसमें कोई दिक्कत? आगे अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, समझ में आ रही है? ये डिफरेंशियल रेट लॉ है, बट अपने को डिफरेंशियल रेट लॉ से भाई एक ही पॉइंट के बारे में पता चलता है। हम लोगों को पूरे कर्व का चाहिए,
तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने में यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है कॉन्सेंट्रेशन का फंक्शन, दूसरा है टाइम का फंक्शन। दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? नहीं, उस तरफ लेके जाएंगे। ओके, वेरी नाइस। तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, समझ में आ रहा है? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी, चलो के को इधर बाहर पहले ही निकाल रहा हूँ, इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है? टाइम के लिए लिमिट क्या लेंगे? 0 से t, रिएक्शन 0 सेकंड से स्टार्ट हुई, t सेकंड पे जाके खत्म हुई, कोई दिक्कत? कॉन्सेंट्रेशन, लेट अस से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज A0, चलेगा ना भाई, A0 पे A0, एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज AT, समझा? ओके, डिफरेंशिएट खुद से कर लोगे, कर लो। अपने को k के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है? k के लिए डिराइव कर रहे हो तो करो, वेरी नाइस। AT माइनस A0 अपॉन, हाँ, एक A0 माइनस AT, हाँ, अपॉन t, यस। ये समझा? कर लो, चलो फटाफट। हाँ, यहाँ पे लिमिट्स को डिफाइन कर लो बे। A0 is called as initial concentration and AT is called as final concentration, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे फिर भी कांस्टेंट रहेगा, बढ़ाओगे तो भी वैसे। एरो, हाँ, तो एरो मतलब कौन सा वाला? ये ग्राफ में एरो ये बात जो आएगा ना, अरे वो डिपेंड कर रहा है कि मेरी मर्जी, मैं कम कर रहा हूँ कि बढ़ा रहा हूँ, विद टाइम नहीं है ना ये। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में 10 मोलार से स्टार्ट कर रहा हूँ या 20 मोलार से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो मेरी मर्जी, वैसा। आगे बढ़े। तो यहाँ पे तुम लोगों का ये हुआ रहेगा माइनस, एक मैं डायरेक्ट इक्वेट कर दूं इसको, नहीं? ओके, तो देखो भाई, इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है? माइनस बाहर है, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम A0 टू AT विच इज इक्वल टू के, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt t, ठीक है? तो t 0 टू t, ठीक है? अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा? AT माइनस A0, ठीक है? तो माइनस ऑफ, नहीं स्टेप बाय स्टेप ही जाते, अभी लिख रहा हूँ तो अच्छे से लिखता हूँ। AT माइनस A0 विच इज इक्वल टू के t माइनस 0 t, इतना तो समझ में आता होगा। फिर बाद में माइनस एन अप्लाई करोगे और अपने को k के लिए इक्वेशन निकालनी है। माइनस एन जब अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस A0 प्लस बनेगा और AT ऊर्जिता, तो A0 माइनस AT बाय t, इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, समझा? नाउ वी विल प्लॉट अ ग्राफ फॉर concentration versus time. We'll plot a graph for concentration versus time. एग्जाम में ये ग्राफ ऐसे ही रहता है, concentration versus time. तुम लोगों को एक्चुअल में यहाँ पे AT प्लॉट करना रहता है, concentration at any time t, समझा? तो AT वर्सेस T का ग्राफ रहता है, बट एग्जाम में वो concentration वर्सेस टाइम ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? करो भाई, इक्वेशन बनाओ और फिर प्लॉट करो, अंधाधुंध कुछ भी मत बनाना। हाँ, क्या ड्रॉ करो, पहले इक्वेशन बनाओ, बता बे। इक्वेशन इसमें कैसे, क्यों? नहीं मतलब क्यों? पता नहीं। ओके, बस इच्छा हुई, मन करा। हाँ, क्यों? विद टाइम कॉन्सेंट्रेशन जीरो था तब उसका सर क्योंकि ए देखो बैच, सर इन्फिनिटी से चल रही है। सर y इक्वल टू mx ए तुम लोगों को अभी ग्राफ पढ़ाना स्टार्ट किया है ना, वो ग्राफ पढ़ाना स्टार्ट किया है तुम लोगों को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्ट्रेट लाइन फंक्शन, वो सब मैंने देखा भानु सर को सॉल्व करते वक्त, एक चमार दूंगा ना भाई, मैंने देखा है, ठीक है? हाँ, सर चलो बैठ, मैं ऐसा ऊपर ऊपर से दिखा दिया। यहाँ पे ध्यान दो, पका रहे हो। पहले हमेशा इक्वेशन बनानी है कि वो एक्सपोनेंशियल है कि स्ट्रेट लाइन की है। तेरा करेक्ट था, बट मैं क्यों वो तू बता नहीं पाई, इसलिए मैंने बोला कि क्या। अब यहाँ पे इक्वेशन बनेगी KT इज इक्वल टू A0 माइनस AT। AT इज ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस वाले को हमेशा एक साइड पे रखने का, तो AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ये इक्वेशन जो बन रही है
दिस इज प्रेजेंट ऑन y एक्सिस, दिस इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस, तो माइनस के इज माई स्लोप, माइनस के इज माई स्लोप एंड a नॉट इज माई c, समझा? तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम a नॉट एंड ये ऐसा कम होते जाएगा, ठीक बा, ऐसे नीचे की तरफ, एंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज, बताओ बे, माइनस के, समझा? ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई एक्सिस इज, नहीं समझा? हाँ, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। तो पहली बात तो तुम जीरो से तो स्टार्ट नहीं करोगे, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कहाँ पे है? तो ए नॉट पे है। अब वो कितना ऊपर लेना है वो डिपेंड कर रहा है हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऊपर से स्टार्ट होगा और नेगेटिव स्लोप है तो नीचे आएगा। डन, बोलो। एक बढ़ रहा है, मतलब क्या बढ़ रहा है? टाइम बढ़ रहा है तो ए नॉट कम हो रहा है, ऐसे बोल रहे हो? अब ऐसा नहीं है ना, बट मतलब टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में कुछ रिलेशन नहीं रहता। अब टाइम के साथ जो मतलब प्रेशर जब तुम एक्चुअल में बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि वो प्रेशर की वजह से कम हो रहा है, ठीक है। जब रिएक्टेंट मिक्स करेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होते हैं और अपने आप कंसंट्रेशन कम होते जाते हैं, वो टाइम के साथ नहीं, तो वो के साथ डिपेंडेंट है, ऐसे बोल सकते हैं। फिर तुम जो ग्राफ बोल रहे हो, ठीक है, तो वो रेट कांस्टेंट के साथ चिपका हुआ रहेगा। हाँ, टाइम के साथ कम हो रहा है बट टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है। नहीं, टाइम डिपेंडेंट है, बट मतलब सी उसका डायरेक्ट रिलेशन अगर देखेंगे कंसंट्रेशन का या फिर रिएक्टेंट का, तो वो के साथ है। समझ पा रहे हो? उस कैसे बताओ यार, इनवर्स रिलेशन हमेशा, मतलब यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नहीं ना। सी, ये दोनों सेम साइड पे आ रहे हैं ना, ऐसे अगर ग्राफिकली देखा जाए तो। तुम या फिर देखो, बताता हूँ, रुको। अगर तुम्हें रिलेशन चाहिए तो ये हम लोग ला सकते हैं, रुको भाई। सम A इज देयर, ध्यान दो भाई, इट इज कन्वर्टेड टू P, सब जन यहाँ पे देखेंगे। अब इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया था हम लोगों ने? बातें करना बंद करो। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया था? A नॉट, ठीक है। लेट अस कॉल इट एज A, ये 0, A में से कुछ x निकल गया, P कितना बना? x बना, समझ पा रहे हो? ठीक है। अब इसको हम लोगों ने बोला था A नॉट एंड इसे हम लोगों ने बोला था AT, ये फॉलो किया पक्का। अब ये दोनों वैल्यूज अगर मैं यहां पे पुट कर दूं इस इक्वेशन में, ठीक है, तो A नॉट मतलब KT इज इक्वल टू A माइनस एक्स, ठीक है। A कैंसल आउट हो गया, KT इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स, हाँ समझा। तो यहां पे ये डायरेक्ट रिलेशन है x के साथ, ठीक है। मतलब अगर t बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा ना, डायरेक्ट मतलब लीनियर रिलेशन है। तो x बढ़ेगा तो AT कम, माइनस एक्स जो होगा वो भी लीनियरली कम होगा। अरे समझा, x अगर लीनियरली बढ़ रहा है तो माइनस करते वक्त भी वो लीनियरली कम करेगा ना, वैसा। गेटिंग इट? तुम जो बोल रहे हो वो डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन आ जाता है, बट ये यहाँ पे डायरेक्ट वैसा इनवर्स रिलेशन नहीं है। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग प्लॉट करने वाले हैं, नहीं सॉरी, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टी हाफ लाइफ टाइम। हेडिंग डालोगे हाफ लाइफ टाइम? नहीं, इसमें ही कंटिन्यूएशन है। हाफ लाइफ टाइम इसे रिप्रेजेंट किया जाता है टी हाफ, ठीक है। अब टी हाफ, इसका डेफिनेशन बताने की जरूरत है? ओके, लिखो। द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, the time required to decrease
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय 50%, रिएक्टेंट बाय 50% इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, अब देखो बे रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कब आता है? व्हेन T इज इक्वल टू T हाफ। ठीक है, AT becomes A0 by 2, 50% डिक्रीज होगा। फॉलोड। तो हम लोगों की K की इक्वेशन क्या आई थी? K इज इक्वल टू A0 माइनस AT बाय T। अब हम लोग T को T हाफ अपने को ढूंढना है, समझ में आ रहा है? तो एट T हाफ AT becomes A0 by 2। ठीक है, मैं चलो ठीक है, A0 माइनस A0 बाय 2 अपॉन T हाफ, समझे? तो T हाफ इज इक्वल टू A0 माइनस A0 बाय 2 कितना होगा बे? A0 बाय 2। तो T हाफ इज इक्वल टू A0 बाय 2 अपॉन 2K, समझा? लिख दो। तो therefore T हाफ इज इक्वल टू A0 बाई 2K। चलो, अब इसके बाद तुम लोग लाइफ टाइम निकालोगे। ठीक है, लाइफ टाइम मतलब क्या है? यस, 100% डिकम्पोजिशन के लिए जो टाइम लगेगा वो। ठीक है, करो ना तुम, देखो ए ऑनलाइन आके कुछ पढ़ के इधर नहीं बता पढ़ाने का, करो। तो कहाँ पे पढ़ा है? कौन सा क्या पढ़ा था? हाँ, तो वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा है, जीरो ऑर्डर के लिए नहीं। करो, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ाऊंगा। वो बराबर बोल रहे हो, बट वो तभी होगा। टाउ, हाँ ये दिस इज टाउ, टॉर्क वाला टाउ, टाउ। हाँ, तो जो बोलना है वो बोलो सालो। पूरा वो टाउ को ग्रीक से इंडियन बना दो। मराठी AT is equal to A0 by 2। AT इज इक्वल टू, अरे वो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन में द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन बाय हाफ, समझा? इज कॉल्ड एज T हाफ। तो व्हेन T इज इक्वल टू T हाफ, कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग इज A0 का आधा, ओरिजिनल का आधा, वो डेफिनेशन में है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे बे? यहाँ पे AT क्या लोगे? 0 लेंगे। ठीक है, पूरा खत्म, 100% डेफिनेशन दू वाई द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% डिकम्पोजिशन, या फिर हाँ A0 बाई K। यस, ये A0 बाई 2K था, अभी A0 बाई K, समझा? ऑब्वियस है ना बे, अगर आधा खत्म होने के लिए 10 मिनट लग रहे हैं, पूरा खत्म होने के लिए 20 मिनट लग रहे हैं, समझा? ये लीनियर है। तुम जो बोल रहे हो एक्सपोनेंशियल डीके बोल रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर आएगा बाद में, ज्यादा टेंशन मत लो। कौन सा? बट वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। हाँ, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, बट हाँ वही करेक्ट। याद है तेरे को अभी तक? नॉइस। अच्छा हाँ, याद दिलाया था क्या? ओ भाई सोचो तुम लोग इतने होशियार कब से हो गए। अब ए आ गया क्या फॉर्मूला? टाउ इज इक्वल टू T is equal to T टाउ लिखने का कितना? T इज इक्वल टू टाउ, तो फॉर्मूला आएगा A0 बाय K। कोई दिक्कत? नाउ टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन T हाफ, ये भी ग्राफ आएंगे भाई, ये इसमें कोई भी ग्राफ आ सकता है उल्टा सुल्टा। ठीक है, किधर गया? फॉर्मूला दिख रहा है ना? चलो ग्राफ ऑफ, खुद से बना लो। T हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बताओ कैसे ग्राफ आएगा? T half या concentration। ग्राफ अच्छे से करना, नहीं तो जाके भानुसर को कंप्लेंट करूंगा मैं। आजकल सुन रहा हूँ मार रहे लोगों को, ऐसे धो रहे हैं मतलब एकदम। हाँ, मोहित को भी मारा क्या? नहीं, मैंने कोरल की स्टोरियां सुनी थी। हाँ क्या? ओके
हाँ कोरोना उनको धोया था, मैंने सुना था। बेशर्म मुझे से मेरे को हंस के बता रहे थे, मैंने कह रहे थे। मैं सामने से बोला मेरे को। हाँ पता है अरे मस्त, मेरे को भी बोलना चाहिए। आपको मौका हाँ ना, वही तो क्या। हाँ करेक्ट है। 45 डिग्री है ग्राफ स्लोप की वैल्यू देखो ना। चलो भाई, ये 45 डिग्री कौन बोला? नहीं मतलब हाफ नहीं, के तो कांस्टेंट 45 डिग्री के लिए हाँ स्लोप 1 रहना चाहिए। ए देखो बैक, टी हाफ इज ऑन y एक्सिस, a नॉट इज ऑन x एक्सिस। वेरी नाइस। m इज 1/2 के एंड m इज पॉजिटिव ना, स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव रहेगा तो साला, और c नहीं है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। c नहीं है एंड ऐसे ऊपर जाएगा। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज 1/2 के। समझा? तुम लोगों को एग्जाम में बोल सकते हैं कि भाई ये है 45 डिग्री, व्हाट इज, हाँ एक नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। हाँ समझा? ठीक है ओके। बाकी अगर 30 डिग्री एंड ऑल आ गया तो वो मेरे पास लेके मत आना, ठीक है? वो tan 30 क्या रहता है मैं भूल गया हूँ। 1/√3 हाँ बस वो अगर लेके आओगे तो मैं बता दूंगा आंसर। 1/√3 चलेगा। हाँ इसमें कोई दिक्कत? तो के का वैल्यू 2 माय बैड। बाय द वे टाउ की इक्वेशन भी वैसे ही जाएगी, सिर्फ स्लोप चेंज होगा। स्लोप क्या आएगा? 1/k। वो बना के दिखाने की जरूरत नहीं है ना। ओके नेक्स्ट। देखने तो कोई ग्राफ व्राफ भूल तो नहीं है मैं। चलो 10 मिनट चले। अब देखो बे, एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें पहला रहता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। आज हम लोग बहुत स्लो गए। बिल्कुल नहीं। फोटोकेमिकल रिएक्शन ध्यान दो बे। फोटोकेमिकल रिएक्शन में होता क्या? इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल H2 + Cl2 गिविंग अस 2HCl इन प्रेजेंस ऑफ HNO। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, तुम लोगों ने एक बड़े से कंटेनर में, ठीक है, भर भर के H2 लिया, भर भर के H2 लिया एंड भर भर के Cl2 लिया। समझ पा रहे हो? बट अब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट के, फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब समझ रहे हैं, फोटोन के। तो इसमें तुम लोगों ने इतनी लाइट डाली तो होगा क्या, ये इतने एरिया में जितने मॉलिक्यूल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे उतने ही रिएक्ट करेंगे। फिर बाद में बॉक्स में और बहुत सारे मॉलिक्यूल रह के कुछ मतलब है क्या? बट अगर तुम लोगों ने बड़ी सी लाइट थ्रो की तो अब बॉक्स के सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट कर पाएंगे ना भाई। तो यहाँ पे जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 या Cl2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है या इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है? तो फोटोइलेक्ट्रिक रिएक्शंस जनरली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझा? नहीं, वो एंड तक, मतलब ये डिक्रीज भी होने लग गया। ठीक है, तभी भी जब तक ये पूरे खत्म नहीं हो रहे हैं, वो लाइट अगर सबको हिट करते जा रही है, मतलब सी इट विल, मतलब लेट अस से कि ये इसी एरिया में होगा ना बे। समझ में आ रहा है? तो अगर ये कम भी हो गए तो ऊपर आएंगे, या फिर नहीं तो ये नीचे लाइट अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देगी और अंदर के मॉलिक्यूल्स को। समझ में आ रहा है? ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ी थी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? तो देखो भाई, ये लाइट क्यों लगती है? क्योंकि साले ये बॉन्ड को ब्रेक करना है। सॉरी, HCl का नहीं, H2 का, मतलब जो भी बॉन्ड है भाई, बॉन्ड ब्रेक करना है ना। बॉन्ड ब्रेक ये एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, उसके बाद जो और एक्स्ट्रा की एनर्जी रहेगी वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
कुछ याद है? तो मुझे बताओ, वहां पे हम लोगों ने करंट की बात की थी। करंट ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट अमाउंट ऑफ करंट जनरेटेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। याद है? अरे रे रे रे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? ऐसा मेटल है, इसके ऊपर हम लोग ऐसी लाइट पास करते हैं, फिर इसमें से बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट साला एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं? ज्यादा फोटोन डाल रहा हूं। अब ज्यादा फोटोन जाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तुम लोगों की लाइट की अगर वेवलेंथ चेंज हो गई तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, कुछ फर्क पड़ने वाला है। बट अगर इंटेंसिटी चेंज कर दिया, जैसे भर भर के लाइट फेंक रहा हूं, तो फर्क पड़ेगा क्या? तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझा? बोलो। हाँ, वो O3 वाले में कैसा है कि वो वहां पे ऊपर की तरफ जो ओजोन में है, या फिर हम लोगों ने जो पहले रिएक्शन ली है वो हम लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक अज्यूम ही नहीं किया है, तो उधर हीट के थ्रू उन्होंने किया होगा। मतलब वो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो उन्होंने, हाँ, लैब में अगर किया है तो वो उन्होंने अज्यूम किया है कि हीट के थ्रू हो रहा होगा, ऐसा कुछ होगा वैसा। तो इसमें भी हम लोग पूरा मैकेनिज्म एक्चुअली ड्रॉ करते हैं। इसका मैकेनिज्म तो कॉम्प्लेक्स है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। मैं चाहिए तो भेजता हूँ 2 पेजेस की, वो रिएक्शन ये हो जाती है। नहीं तो मैं करा दूंगा, वो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन करके एक पार्ट है, उसमें हम लोग इसका भी मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हो सकता है, मतलब हर एक में हम लोग मैकेनिज्म वैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसका मतलब ज्यादा होता नहीं है, वो ज्यादा करके मेजरली लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वैसा है। चलो अब नेक्स्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शन के बाद सेकंड है हेटेरोजेनस कैटालिसिस। हेटेरोजेनस कैटालिसिस। अब हेटेरोजेनस कैटालिसिस में हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं 2NH3 giving us N2 plus 3H2 and this is occurring in presence of platinum. अब हेटेरोजेनस कैटलिस्ट में याद रखना ऑल सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट का और एक एग्जांपल बताओ जो तुम लोगों को पता है। मोलिब्डेनम। ओके, FeMO, मोलिब्डेनम, प्लैटिनम, वो तो यहाँ पे यूज किया ना। FeMO, हेबर्स प्रोसेस, एंड फिर V2O5 कांटेक्ट प्रोसेस। समझ में आ रहा है? ऑल सॉलिड कैटलिस्ट्स आर हेटेरोजेनस। ऑल सॉलिड्स आर हेटेरोजेनस इन नेचर। तुम लोगों ने सुना होगा, दो सॉलिड का मिक्सचर कभी होमोजेनस होता है क्या? नहीं, वो हमेशा क्या रहता है? हेटेरोजेनस रहता है। समझ में आ रहा है? तो ऑल सॉलिड कैटलिस्ट्स आर हेटेरोजेनस इन नेचर। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो भाई, ये NH3, इसे हम लोग हीट करते हैं और तोड़ते हैं। NH3 का स्ट्रक्चर ऐसे पिरामिडल रहता है, पता होगा, नीचे लोन पर, वो छोड़ दो अभी। अब इसे हीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नीचे की तरफ एक प्लैटिनम का रॉड, समझा? या फिर पाउडर। पाउडर एक्चुअली ज्यादा एफिशिएंट रहती है, वो अभी छोड़ दो। अब सरफेस एरिया बढ़ता है। वेरी नाइस, हो गया, तुम लोगों का आंसर मिल गया। अब देखो भाई, तुम लोगों ने दुनिया भर के NH3 छोड़ के रखे हैं, दिख रहे हैं? बहुत सारे, समझ में आ रहा है सब? वो रिएक्ट कर पाएंगे क्या? कौन से रिएक्ट कर पाएंगे? जो प्लैटिनम के सरफेस के कांटेक्ट में आए। ए बराबर ना? अब यहाँ पे सरफेस अगर तुम लोगों ने बढ़ाया, मतलब इसको कट करके और एक रॉड इधर साइड में रख दिया ना, तो सरफेस बढ़ा, तो अब और रिएक्शन होगी। पाउडर बना दिया तो सरफेस एरिया सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, तो रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। समझ पा रहे हो? तो मुझे बताओ, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन NH3 या सरफेस एरिया ऑफ प्लैटिनम? समझा? Hence it is a zero order reaction, does not depend on concentration of NH3. ये समझा? पक्का? ओके, चलो तो ये दोनों में लिख देना। फर्स्ट वाले में डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सेकंड वाले में डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ कैटालिस्ट। जीरो ऑर्डर कंप्लीट करना है आपने, कुछ भी करके वो नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, देखना पड़ेगा। अब चलो हेडिंग लिखो। हाँ हाँ, जीरो ऑर्डर, ये दोनों जीरो ऑर्डर है। यस, अब लिखो क्वेश्चन। A zero order reaction having
half life 20 minutes is carried out. Is carried out. Find the time required to decrease reactant concentration to 20%. See, this is a straight line graph, na? To decrease time by half. T half. To decrease time by 25%. T half का half. Linear relation ही है. To decrease concentration by 3/4. And to become 0, double of T half. क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है. सी, तुम जो बोल रहे हो वो दिक्कत कब आती है मैं बताता हूं. अगर ग्राफ एक्सपोनेंशियल हो, हाँ वो कभी टच नहीं होगा. ठीक है, जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ेंगे, डोंट वरी. अब यहाँ पे इसका आंसर आ गया 32. कैसे सॉल्व किया? यूनिटरी मेथड वही किया क्या सबने यूज? हाँ, तो इसमें अप्लाई होती है. अब वापस इसमें अप्लाई क्यों होती है? इसमें अप्लाई होती है बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है. यहाँ पे देखो बेक्ष, अगर मैं तुम लोगों को ग्राफ में टी हाफ पूछा जाए तो क्या करने का? कॉन्सेंट्रेशन का बराबर मिड पॉइंट लेने का, उधर से ऐसे इसको आगे लेके जाने का और नीचे लेके जाने का. ये पॉइंट हो गया टी हाफ, समझे? अब अगर उसी बदले तुम लोगों को 25% डिकम्पोजिशन के लिए पूछा तो बीच वाला पार्ट उधर से ऐसे और इधर से ऐसे, या फिर टी हाफ का आधा. ठीक है, हाँ वो एक्चुअली प्रॉपर मेथड है. हाँ वही करना है अपने को. एंड अगर तुम लोगों को 3/4 के लिए पूछा तो टी हाफ में टी हाफ का हाफ पार्ट और ऐड करने का. समझा? टी हाफ में टी हाफ के आधा पार्ट और ऐड किया. ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके क्वेश्चन सॉल्व, जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूनिटरी मेथड डायरेक्ट अप्लाई होती है. ठीक है, मतलब क्या? डायरेक्ट लिखने का कि भाई 50% रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लगा? 20 मिनट्स लगे. तो 80% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 20 इंटू 80 बाय 50. ये कट 5 1 जा 5 4 जा, आंसर इज 32 मिनट्स. ठीक है, वापस 80 इज कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम t. ठीक है, हाँ क्या देखो 50% डिक्रीज होने के लिए कितना मिनट लगा? 20 मिनट. 50% डिकम्पोजिशन के लिए 20 मिनट. अब कितना कंसंट्रेशन बाकी रह गया है? 20% बाकी रहा है. तो कितना परसेंट डिकम्पोजिशन हुआ? हाँ, Find the time required to decrease X 220%. हाँ तो 80 कम हुआ. हाँ, ये फॉलो हुआ क्या? मैंने बोला था ना, एक वर्ड चेंज हो जाए तो पूरा आंसर हिल जाता है. तो हाँ, उसने दूसरा वर्ड भी बता दिया. हाँ, तो एक 220% आ सकता है या फिर दूसरा आ सकता है बाय 20%. अगर किसी को इस 8 मिनट आया होगा आंसर तो तुम लोगों ने बाय 20% वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है. 8 मिनट इसने चिल्लाया भी था. समझा? बस ये लास्ट वाला वर्ड बहुत मैटर करता है. ये वापस 220% मतलब क्या? तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 जो 100% था वो अभी 20% बच गया है और 80% खत्म हो गया है. बाय 20% कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज्ड बाय 20%. मतलब क्या? तो इनिशियल जो A0 100% था
वो अभी 20% से कम हो गया, मतलब अभी भी 80% बाकी है। फॉलोड आता है ना भाई, कोई ऐसे हिंदी मराठी मीडियम वाला नहीं है ना यहाँ पे। मैं था, मैं खुद था इसलिए। ओके बट ये सिंपल है भाई, इतना कुछ नहीं है। अब आगे बढ़े नेक्स्ट। इसको ओरिजिनली हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो पहले निकालने का के, क्या निकालोगे के, यस। तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k, तो k इज इक्वल टू ए नॉट बाय 40, समझा। फिर बाद में k अपनी ओरिजिनल इक्वेशन यूज करने की, ठीक है। क्या है, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाय टी, समझा। अब अपने को t निकालना है तो वो k नीचे आ जाएगा, फॉलोड। ओके अब ये ए टी जो है, देखो बे कितना हुआ कॉन्सेंट्रेशन, 20% बचा है ना। 20% मतलब देखो बे, तुम लोग अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट को ए नॉट बोल रहे हो, अब ए टी जो रहेगा वो होगा ए नॉट, सॉरी हाँ 0.2 टाइम्स ए नॉट, समझे। पक्का कुछ भी दिक्कत आ रही होगी डायरेक्ट इसको 100 पकड़ने का, उसको 20 पकड़ने का, खत्म, वो भी चलेगा। 100% 20% चलेगा ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फास्ट नहीं हो रहा है ना। ओके तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए नॉट बाई 40 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी विच इज 0.2 ए नॉट अपॉन टी, ये हो जाएगा 0.8। बाकी सॉल्व कर लोगे, आंसर 32 ही आने वाला है, पक्का। फाइनली वापस ये इतना रामायण करने की जरूरत है, जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्ट क्या यूज करोगे, यूनिटरी मेथड, कर पाओगे ना, श्योर हो। ओके अब मैं इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन लूंगा तुम लोगों से फटाक से। हाँ ये मेथड कौन से ऑर्डर के लिए, ये वाली ना, हाँ ये हर एक ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज आएंगे। यूनिटरी मेथड तुम लोग सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बाकी किसी जगह पे नहीं अप्लाई होगी, ठीक है। ओके इधर तक कोई भी दिक्कत, आगे हेडिंग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो भाई लिखो, रो मत, चुप रहे। पॉइंट नंबर 1, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, change in concentration of reactant in equal time interval, change in concentration of reactant in equal time interval is constant, ये भी थियरी के पॉइंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं, पूछे सकते हैं। बेसिकली यूनिटरी मेथड इज कांस्टेंट, हाँ मतलब यूनिटरी मेथड इज एप्लीकेबल, यस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इफ इनिशियली 100 molar compound is there and in 5 minutes let us say 10 molar is reacted, ठीक है, तो कितना बचेगा 90। तो वापस अगले 5 मिनट में क्या होगा, कितना कम होगा, -10 मोलार कम होगा, 80 बचेगा। वापस 5 मिनट में -10 मोलार 70, एंड ये चलते रहेगा, चलेगा, ये समझा। ओके बताओ भाई, इसको जीपी बोलोगे एपी बोलोगे। अब देखो एटी का फॉर्मूला आता है ए नॉट माइनस के टी, इसमें कोई दिक्कत, ये पता है ना भाई, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी, तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये हम लोगों ने इसका ग्राफ भी बनाया है। अब प्रूफ कर दे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा है। व्हेन टी इज इक्वल टू 0, व्हेन टी इज इक्वल टू टी, व्हेन टी इज इक्वल टू 2t, व्हेन टी इज इक्वल टू 3t, कर लोगे। When t is equal to 0, a naught. When t is equal to d, a naught minus kt. When t is equal to d, a naught minus 2 kt, a naught minus 3 kt. Arithmetic progression. हाँ yes, समझा। तो देखो भाई क्या करने का मौका मिला, अच्छा वो हाँ क्या,
चलो आगे बढ़े। तो विद दिस See you next time. विल स्टॉप हियर। बाय बाय, जल्दी बाहर आओ।